डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 16 देखभाल करने वाला अस्तित्व। जब सुपर्णा अस्तित्व से कहती है कि वह रांझना को ले आए तो कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ जाता है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अस्तित्व कहता है, वो माँ, उसकी तबीयत खराब है, आप प्लेट लगा दीजिए, मैं कमरे में लेकर जाता हूँ। जैसे ही सुपर्णा ये सुनती है कि रांझना की तबीयत खराब है तो वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह हैरानी से कहती है, क्या हुआ उन्हें? बोलते बोलते उन्हें कल की याद आती है, कल रात जो भारी बारिश हो रही थी। सुपर्णा सोचते हुए कहती है, इसका मतलब कल आपने उन्हें बारिश से नहीं बचाया। इतना बोलते बोलते सुपर्णा गुस्से से अस्तित्व को घूरती है, पर इस बार अस्तित्व कुछ नहीं कहता। वह ज्यादा सफाई देता भी नहीं था। दामिनी भी निराशा से अस्तित्व को देख रही थी, मगर वह उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। दामिनी बहुत ही नॉर्मल सी कहती है, जो हुआ सो हुआ, अब दोबारा ऐसा गलती करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अस्तित्व बस अपनी दादी को देखता है पर कुछ बोलता नहीं। सुपर्णा 2 प्लेट में खाना डालकर अस्तित्व को देती है। अस्तित्व खाना लेकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वह एक प्लेट को टेबल पर रखता है और दूसरा को लेकर रांझना के पास चला जाता है। अस्तित्व रांझना के पास बैठ जाता है, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आता कि वह रांझना को खाना खिलाए कैसे, उठाए भी कैसे वह उसे आवाज दे। थोड़ा सोचने के बाद वह ग्लास के पानी को हाथ में लेकर उसके चेहरे पर हल्का सा छींटता है। रांझना मूव करती है। उसे होश तो आ चुका था, मगर वह इतना ज्यादा बुखार थी कि उससे आंखें तक नहीं खुल रही थी। अस्तित्व प्लेट को बैग पर रखता है और रांझना को हल्का सा उठाकर अपने सीने से सटा लेता है। रांझना हल्की मूव कर रही थी, पर अब भी उसकी आंखें नहीं खुली। अस्तित्व चम्मच में खाना लेता है और रांझना के मुंह के पास बढ़ाता है। रांझना को जैसे ही खाने की खुशबू आती है तो वह अपना मुंह खोल लेती है। उसने कल सुबह से कुछ खाया नहीं था। समीरा उसे ले गई थी, उसके बाद से उसने पानी तक नहीं पिया। उसे बहुत भूख तो लगी थी, लेकिन फिर भी वह क्या ही कर सकती थी। रांझना के मुंह में खाना तो जाता है और कुछ गिर जाता है। अस्तित्व उन सारे खाने के कुछ तिनके को उठाकर प्लेट की साइड में रखता है। रांझना बहुत ही धीरे धीरे खाने को चबा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुंह भी काम न कर रहा हो, उसका मुंह भी बीमार से पीड़ित हो गया हो। अस्तित्व बस उसके मुंह को देख रहा था ताकि जब रांझना खाना खत्म करे तो वह फिर से खिलाए, और वह ऐसा ही करता है। जैसे ही रांझना के मुंह का खाना खत्म होता है, उसका मुंह चबाना बंद कर देता है। अस्तित्व फिर से उसे खिलाता है। रांझना फिर से अपने मुंह को चलाती है। उसी तरह से अस्तित्व प्लेट का सारा खाना उसे खिला देता है। खाना खिलाने के बाद वह प्लेट को साइड में रखकर पानी पिलाता है। सब कुछ करने के बाद अस्तित्व उसे बेड पर अच्छे से लिटाता है। रांझना का चेहरा अब थोड़ा अच्छा दिख रहा था। पहले भूख और बीमारी से उसका चेहरा सूख चुका था। अस्तित्व अब अपने प्लेट को लेकर सोफे पर जाकर बैठता है और फोन खोलकर कुछ देखते हुए खाना खाने लगता है। अस्तित्व बहुत देर तक खाते रहता है। खाने से ज्यादा उसका फोकस फोन पर था, जिसकी वजह से वह बहुत धीरे धीरे खा रहा था। रांझना हिलती डुलती हुई बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे बहुत धुंधला सा दिखता है। रांझना के हाथ भी चल नहीं रहे थे। रांझना अपने हाथ को बहुत कोशिश करते हुए उठाती है। वह अपने आंखों को हल्का रब करती है। कुछ पल तक पलके झपकाने के बाद वह अपनी आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ नजर आता है। वह खुद को कमरे में पाकर पहले तो थोड़ी हैरान होती है। वह इधर उधर गर्दन मूव भी नहीं कर पा रही थी। रांझना को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो, उसके अंदर किसी की जलता हुआ कोयला डाल दिया हो। वह थोड़ा सा हिलती है। उसे वॉशरूम जाना था। वह बहुत मुश्किल से उठकर बैठती है। उठते ही उसे एहसास होता है कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। ये देखकर रांझना के अंदर एक डर सा बैठ जाता है।
उसके कपड़े कहाँ गए, वह बिना कपड़ों के क्यों है, ये सब सोचते हुए वह थोड़ी डर गई। पर फिलहाल उसे वॉशरूम जाना था तो इसलिए वह अपने ऊपर पूरा कंबल लपेटती है और बेड से धीरे से उतरती है। रांझना जैसे ही खड़ी होकर एक कदम बढ़ाती है तो एकदम से ही धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनते ही अस्तित्व का ध्यान उस ओर चला जाता है। वह बेड को खाली देखकर जल्दी से उठता है और बेड के दूसरे साइड चला जाता है। वहां जाते ही वह हैरान हो जाता है, रांझना नीचे गिरी हुई थी। अस्तित्व जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लिटाता है। रांझना अपनी आंखों को हल्का बंद करती हुई अपने हाथों से वॉशरूम की ओर इशारा करती है। अस्तित्व उसके इशारे को समझकर उसे गोद में उठाता है। वह रांझना को वॉशरूम में छोड़कर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रांझना दरवाजे के सहारे बाहर निकलती है। अस्तित्व उसके हुलिया को देखकर कुछ सोचते हुए जल्दी से अपना टी शर्ट देकर कहता है, कपड़े पहन लो। रांझना अधखुली आंखों से कपड़े को देखती है। वह धीरे से उसके हाथ से टी शर्ट लेकर दरवाजा बंद करती है। कुछ ही पल में फिर एक बार दरवाजा खुलता है। अब भी रांझना कंबल से ढकी हुई थी क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। अस्तित्व उसे लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है। अस्तित्व उसे लेटाने के बाद जाने के लिए उठता है कि तभी रांझना उसके हाथ को पकड़ लेती है। अस्तित्व तुरंत रुक जाता है और मुड़कर रांझना को देखता है। रांझना अस्तित्व के हाथ को अपने माथे पर रखती है। रांझना का माथा भी बहुत गर्म था। रांझना को सिर में बहुत दर्द हो रहा था। रांझना अस्तित्व के हाथ को अपने सिर पर दबाने लगती है, जिससे अस्तित्व समझ जाता है कि रांझना को क्या चाहिए। वह जल्दी से ड्रॉ से सिर दर्द की दवाई निकालता है। वह उसके सिर में लगाकर बहुत धीरे धीरे से दबाने लगता है। रांझना अब अपने हाथ धीरे धीरे सिर से हटा लेती है। अब उसे काफी आराम सा मिल रहा था। अस्तित्व का पूरा ध्यान रांझना के सिर को दबाने में था। रांझना को उसके ऐसा करने से बहुत राहत महसूस हो रही थी, जिस वजह से वह गहरी नींद में सो जाती है। जब अस्तित्व को कन्फर्म होता है कि रांझना पूरी तरह से सो चुकी है, तब जाकर वह उसके पास से उठता है और वॉशरूम चला जाता है। वह अपने हाथों को वॉश करता है, उसके साथ अपने चेहरे को भी धो लेता है। अस्तित्व आईने में अपने चेहरे को एकटक देखने लगता है। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसका कमरा सिर्फ उसका कमरा नहीं रहा, उसका बेड सिर्फ उसका बेड नहीं रहा, उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं रही। अब सब में रांझना उसके साथ शामिल हो चुकी थी। बस एक गलती की वजह से उसके साथ इतना कुछ बदल गया कि वह सोच भी नहीं पाया, समझ तक नहीं पाया। काफी देर तक खुद को देखते रहने के बाद अस्तित्व बाहर जाकर सोफे पर लेट जाता है। एक बेड पर एक लड़की के साथ सोना उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल वाली चीज थी जो वह नहीं कर सकता था। वह रांझना के साथ एक बेड पर नहीं सो सकता था। अस्तित्व उस सोफे पर अनकंफर्टेबल तो बहुत था, लेकिन उसकी मजबूरी थी तो उसे सोना ही पड़ता है। भले ही वह अनकंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी वह उसी तरह से सो जाता है। अगली सुबह होते ही सूरज की रोशनी नींद खराब करने के मकसद से सीधे अस्तित्व की आंखों में जाकर फैलती है। अस्तित्व नींद से उठ जाता है। वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने रांझना नजर आती है। रांझना सोई हुई थी, उसके चेहरे पर थोड़ी सिकन थी। रांझना को भी सूरज की रोशनी परेशान कर रही थी, जिस वजह से वह बार बार कसमसा रही थी। अस्तित्व उस ओर देखता है जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा भी नहीं लगा था। अस्तित्व उठकर उस ओर जाकर पहले खिड़की बंद करता है, उसके बाद पर्दा लगा देता है। इतना करते ही वह रांझना को देखता है। अब रांझना बिल्कुल सुकून से सो रही थी, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH17 रंजाना's क्राई। अस्तित्व रांझना के पास आता है। वह उसके पास बैठकर अपना हाथ उसके माथे पर रखता है। रांझना का बुखार घटने की जगह बढ़ते जा रहा था। वह अब भी बुखार से तप रही थी। अस्तित्व के चेहरे पर थोड़ी परेशानी आ जाती है। वह अपना फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करता है। कुछ ही पल में डॉक्टर कॉल रिसीव करते हैं। अस्तित्व उनसे पूछता है, डॉक्टर, इसका शरीर तो गर्म होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार घटने की जगह बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर उसकी बात सुन जवाब देते हुए कहते हैं, आप एक काम कीजिए, उन्हें एक बार हॉस्पिटल लेकर आइए। अस्तित्व ओके बोलकर एक नज़र रांझना को देखता है, फिर वह खुद रेडी होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। अस्तित्व के जाने के कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। सुपर्णा अस्तित्व के कमरे में आती है। सुपर्णा चारों ओर अपनी नजरें घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, सिवाय बेड पर सोई रांझना को छोड़कर। रांझना को देखकर सुपर्णा उसके पास चली जाती है। वह रांझना के सिर पर हाथ रखती है, उसका सिर अब तक गर्म था। सुपर्णा ये देख बाहर जाती है और जल्द ही एक बाउल में पानी और कपड़ा लेकर आती है। वह रांझना के पास बैठकर पट्टी करती है। रांझना की तबीयत वक्त के साथ खराब होती जा रही थी।
सुपर्णा रांझना को पट्टी लगा ही रही थी, तभी अस्तित्व वॉशरूम से बाहर आता है। सुपर्णा आवाज सुनकर अस्तित्व को मुड़कर देखती है, फिर कहती है, इनकी तबीयत में तो कोई सुधार नजर नहीं आ रही। अस्तित्व रांझना को देखता है पर कुछ कहता है। सुपर्णा अब फिर से रांझना की ओर देखती है। वह उसके सिर से पट्टी निकालकर फिर से पानी में डुबाती है और रांझना के सिर पर पट्टी करती है। सुपर्णा रांझना की हालत को देखते हुए कहती है, मेरी ही गलती है, मुझे सत्यम से कहकर रांझा को खोजने के लिए जाना चाहिए था। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था अस्तित्व, लेकिन आपने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। कोई किसी से इस तरह कैसे बिहेव करता है। सुपर्णा के चेहरे पर दर्द उभर आता है। सुपर्णा का दर्द भरा चेहरा अस्तित्व देख नहीं पा रहा था, मगर महसूस जरूर कर पा रहा था। अस्तित्व चुप था, वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सुपर्णा अब रांझना के हाथ को पकड़ती है। उनके हाथ पकड़ते ही रांझना के हाथ थोड़े से हिलते हैं। वह बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। अब भी उसकी आंखें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। रांझना को होश में देखते ही सुपर्णा जल्दी से उसके और करीब जाकर पूछती है, रांझा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसा लग रहा है? कुछ खाना है, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? रांझना बहुत धीरे से ना में सिर हिलाती है। उसकी आंखें कभी खुल रही थीं तो कभी बंद हो रही थी। रांझना कुछ बोलने की कोशिश करती है, उसके मुंह से जो शब्द नहीं निकल पा रहे थे वह बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। रांझना पापा पापा कह रही थी। सुपर्णा उसके लफ्जों को समझ जाती है और कहती है, पापा से मिलना है, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। आपके पास उनका नंबर है? रांझना धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। सुपर्णा जल्दी से अपना फोन देती है। रांझना फोन लेकर रामनाथ का नंबर डायल करती है, मगर उसे उनका फोन स्विच ऑफ था। अस्तित्व बस अपनी उसी जगह पर खड़ा था। रांझना फिर एक बार कोशिश करती है, मगर वह कॉल रिसीव नहीं करते। रांझना का चेहरा ऑलरेडी मुरझा हुआ था, वह और ज्यादा मुरझा जाता है। सुपर्णा को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रांझना अब अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब आंखें खुली नहीं जा रही थी। वह अपने हाथ को सिर में रखती है और अचानक से रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो गर्म पानी की तरह थे। सुपर्णा उसे चुप कराते हुए कहती है, नहीं रांझा, रोइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक होते ही हम आपको आपके पापा से मिला देंगे। अस्तित्व एकटक रांझना को देख रहा था। रांझना को बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका सिर दर्द उसे पिन की तरह चुभ रहा था। सुपर्णा उसके आंसुओं को पोंछ रही थी। अस्तित्व से अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वह आकर रांझना के पास बैठ जाता है और उसके सिर को अपने गोद में रख लेता है। वह उसके सिर को दबाने लगता है। रात की तरह ही रांझना को अब भी उसके दबाने से राहत सी मिलती है। उसके आंसू गिरते गिरते कुछ पल बाद रुक जाते हैं। रांझना कुछ देर बाद फिर से सो जाती है। सुपर्णा बस अपने बेटे को नोटिस कर रही थी। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन फिर भी वह रांझना की केयर बहुत अच्छे से कर रहा था। ये देखकर सुपर्णा को बहुत संतुष्टि मिलती है। उसे अब जाकर राहत मिलती है। अस्तित्व अपनी माँ को देखते हुए कहता है, माँ, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सुपर्णा हाँ में सिर हिलाती है। अस्तित्व कुछ सोचते हुए रुक जाता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, इसने बस मेरी टी शर्ट पहनी है, क्या आप कपड़े चेंज कर देंगे? सुपर्णा ये सुनकर रांझना को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए वह कमरे से निकल जाती है। कुछ ही पल में सुपर्णा एक लॉन्ग जैकेट लेकर आती है। वह अस्तित्व को देते हुए कहती है, आप इसे टी शर्ट ऊपर ही पहना दीजिए, गर्म भी है तो अच्छा रहेगा इनके लिए। अस्तित्व रांझना के ऊपर से कंबल हटाता है। रांझना के थाई तक टी शर्ट थी, उसने इनरवियर पहन रखे थे। अस्तित्व उसे जैकेट पहनाता है और उसी के साथ उसे गोद में उठाकर लेकर चला जाता है। सुपर्णा उनके पीछे पीछे जाती है। नीचे वह दोनों का कार तक पीछा करती है। अस्तित्व के बॉडीगार्ड दरवाजा खोलते हैं। अस्तित्व रांझना को लेकर कार में बैठ जाता है। वह रांझना को अपने गोद में बैठाता है और उसके सिर को अपने सीने पर रखता है। सुपर्णा कहती है, अच्छे से चेकअप करवाना। उनकी कार वहां से अब निकल जाती है। सुपर्णा कार को जाता हुआ देखती रहती है। वह बहुत देर तक वहीं खड़ी रहती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अस्तित्व माँ की बात तो मान रहा है, लेकिन आवाज सुनते ही सुपर्णा पीछे मुड़ती है। पीछे उनके पतिदेव सत्यम खड़े थे। सुपर्णा कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, लेकिन क्या? सत्यम थोड़ा सोचते हुए कहता है, मुझे ये लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब इससे बहुत बार मिल चुके हैं, लेकिन कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। सुपर्णा और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे जहां तक याद था, रांझना को उसने पहली बार तभी देखा जब वह उनके घर आई। सुपर्णा सत्यम के बातों को नकारते हुए कहती है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही होगी, रांझा से हम पहली बार यही मिले हैं। सत्यम के दिमाग में बार बार यह आ रहा था कि वह रांझना को जानता है।
सत्यम एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि अस्तित्व की हालत आस्तिक की तरह न हो जाए। जैसे ही सुपर्णा ये सुनती है तो उनके चेहरे पर एक परेशानी और डर नजर आता है। वही सत्यम बहुत ही गहरी सोच में डूब जाते हैं। हॉस्पिटल। अस्तित्व रांझना को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था और अब उसका पूरा चेकअप करवाया जा रहा था। रांझना अब भी नींद में थी। अस्तित्व टेबल पर हाथ टिकाए बस उन्हें चेकअप करता हुआ देख रहा था। कुछ वक्त बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, ICU में रखना होगा। अस्तित्व के सिर पर एकदम से ही गुस्सा चढ़ जाता है। वह गुस्से से कहता है, जब इसकी तबीयत इतनी खराब थी तो तुमने कल ये क्यों कहा कि नॉर्मल है? आई स्वेयर अगर इसे कुछ भी हुआ न फिर तुम बेड में पड़े मिलोगे। अस्तित्व के गुस्से को देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो जाती है। डॉक्टर डरते हुए कहता है, सॉरी सर, कल नॉर्मल था लेकिन रात भर में अचानक से बढ़ गया तो इसमें मैं क्या। इसके आगे डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र अस्तित्व पर जाती है जो गुस्से से आग बबूला होकर उसे ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब अगर डॉक्टर ने कुछ भी कहा तो वह उसकी जबान काट लेगा। डॉक्टर अपनी उस बात को इनकम्प्लीट करके दूसरी बात कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। अस्तित्व अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, होना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर अब और ज्यादा डर जाता है। अस्तित्व अब उस डॉक्टर को वार्निंग वाली नजरों से देखता है फिर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभय और समीरा एक छोटे से घर में थे। अगर वह होटल में जाते तो पकड़े जाते, इसलिए दोनों ने एक बहुत ही छोटा सा रूम लिया था। समीरा बेड पर सो रही थी तो वही अभय नीचे लेटा हुआ था। दोनों एक साथ नहीं सोए थे। अभय बहुत डिसेंट बंदा था, वह कभी भी समीरा के बिना मर्जी के छूता तक नहीं था। एक ही बिस्तर में समीरा सोने के लिए कह तो रही थी लेकिन अभय ने मना कर दिया, क्योंकि दोनों अब भी कुंवारे थे। जब तक उनकी शादी नहीं होती वह दोनों ऐसे ही अलग अलग सोने वाले थे। अभय की आंखें टप टप पानी गिरने की वजह से खुलती हैं। वह आंखें खोलकर ऊपर देखता है तो उसे ऊपर से 2 होल दिखते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभय उठकर बैठ जाता है। उसकी नज़र अब चारों तरफ पड़ती है जहां चारों तरफ से पानी टपक रहा था। बैग पर भी समीरा के ऊपर पानी टपक रहा था जिससे समीरा की नींद खराब हो रही थी। अभय जैसे ही ये देखता है तो वह किचन में जाता है और एक कटोरा लेकर उसे पकड़कर उसके पास बैठ जाता है। घर की हालत इतनी खराब सी थी कि कोई भी अमीर इंसान उसमें रहना न चाहे। अभय और समीरा दोनों रिच थे और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अचानक ऐसी जगह में आकर रहना उनके लिए एडजस्टमेंट वाला काम था। अभय बहुत देर तक वैसा ही बर्तन को पकड़ा रहता है। उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे मगर उसे अपने हाथ की नहीं समीरा के नींद की फिक्र थी। समीरा की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे अभय का चेहरा दिखता है। अभय को ऐसे बर्तन को पकड़े बैठा देख समीरा एकदम से कहती है, अभय ये तुम क्या कर रहे हो? इतना बोलते ही वह उठकर बैठ जाती है। उस बर्तन में अब पानी पूरा भर गया था। अभय कहता है, तुम्हारे ऊपर पानी गिर रहा था तो बस वही रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही समीरा को अभय के ऊपर बहुत प्यार आता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, इसलिए तो मैं तुम पर इतनी फिदा हूँ। इतना बोल वह झटके से उसे गले लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही अभय बैग पर लेट जाता है और वह बैग भी टूट जाता है और दोनों बैग के अंदर घुस जाते हैं। अभय और समीरा दोनों बैग को देखते हैं। उन्होंने इतना कमजोर बैग कभी नहीं देखा था। उनके गले लगने की वजह से बैग टूट गया। ये सोचते ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर अचानक से ही एक साथ हंसने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को दोहरा पड़ गया हो। दोनों बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि यह चीज उनके लिए बहुत ही फनी मोमेंट था। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। 18 बर्बादी। अभय और समीरा उसी बैग के अंदर थे और हंस रहे थे। जब कोई भी अपने प्यार के साथ अपना वक्त बिताता है तो उसकी लाइफ में एक अलग खुशी से आ जाती है। कुछ ऐसे ही लाइफ इस वक्त अभय और समीरा बिता रहे थे। वह दोनों इन सब से बेखबर थी कि उनके साथ क्या हो सकता था। समीरा अभय के ऊपर थी इसलिए वह पहले उठकर खड़ी हो जाती है और अभय की ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। अभय समीरा का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। बारिश अब तक बहुत जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज बारिश रुकेगी ही नहीं, वो यूं ही बरसती रहेगी। समीरा खिड़की से बाहर का मौसम देखते हुए उदास होकर कहती है, हमने तो आज शादी करने का सोचा था और यह बारिश। इतना बोलते हुए वह उदासी से नीचे देखने लगती है। उसे यूं उदास देखकर अभय उसके पास जाता है और उसे समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हो सकता है बारिश कुछ देर में ठहर जाए। तब तक कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। समीर भी तुरंत ही अभय की बातों पर हामी भरते हुए कहती है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, अभय कुछ ऑर्डर करो ना। उसकी यह बात सुनकर अभय अपना फोन ओपन करता है पर तभी उसे एहसास होता है कि उसने अपना सिम कार्ड फेंक दिया था तो फिर इंटरनेट कैसे चलेगा।
अभय समीरा को देखता है। समीरा को अभी यह याद नहीं था कि दोनों ने ही अपने फोन के सिम कार्ड फेंक दिए थे। अभय उसे याद दिलाते हुए कहता है, सिम कार्ड तो हमने फेंक दिए, ऑर्डर कैसे करें। उसकी बात सुनकर समीरा को भी यह बात याद आ जाती है और वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशानी से उसके हाथ अपने पेट पर आ जाते हैं क्योंकि उसे भूख लगी थी, कुछ खाना तो था ही। समीरा परेशान होकर कहती है, तो अब हम क्या करें, यहाँ तो कुछ है भी नहीं जिसे खाकर हम अपना पेट भर सके। अभय कुछ सोचते हुए कहता है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक काम करते हैं, मैं बाहर से कुछ खरीद कर लाता हूँ। इतना बोल वह जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन तभी समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। समीरा के हाथ पकड़ने से अभय उसे देखने लगता है। वह कंफ्यूज था। समीरा उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं अभय, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर हम कहीं जाएंगे तो साथ में जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सारा प्लान समीरा का ही था, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था क्योंकि उसे पता था कि दीवान परिवार उसे खोज तो रहे होंगे, लेकिन उसके पापा को पता चला तो फिर वह तो जान से मारी जाएगी। और अगर बाहर अभय अकेला चला गया तो क्या पता बाहर उसे उसके पापा के आदमी कुछ कर दे। समीरा किसी भी हालत में अभय को खोना नहीं चाहती थी। समीरा को इस तरह चिंता में देखकर अभय उसके गाल पर हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। समीरा भी जिद्दी थी और समीरा के जिद के आगे अभय कुछ बोल भी नहीं सकता था। अभय उसकी जिद के आगे हार ही जाता है। वह हार मानते हुए कहता है, ठीक है, चलो हम दोनों चलते हैं, लेकिन पहले फ्रेश हो जाते हैं। समीरा हमें सिर हिलाती है, उसी के साथ दोनों फ्रेश होकर उस घर से निकल जाते हैं। वहीं इधर रात का वक्त हो चुका था। अस्तित्व रांझना के लिए एक्यू के बाहर था। वह बैठा बैठा बेंच पर सो रहा था क्योंकि काफी वक्त हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। रांझना वॉशरूम जाने के लिए उठती है, उसके सिर में तेज दर्द था। उसके पास एक नर्स बैठी हुई थी जो सो चुकी थी। रांझना बहुत धीरे से बिस्तर से उठती है और सहारा लेते हुए वॉशरूम तक जाती है। रांझना जब वॉशरूम से बाहर निकलने वाली होती है तब उसकी नज़र अचानक ही शीशे पर जाती है। शीशे में एक पेपर चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, रांझना, अगर अपने पापा को सही सलामत देखना है तो कल सुबह तक काशी पहुंचो। रांझना जैसे ही ये देखती है तो उसकी अधखुली आंखें एकदम से खुल जाती हैं। रांझना अपने पापा के बारे में सोचते हुए वॉशरूम से निकलती है। वह एक नज़र नर्स को देखती है जो सोई हुई थी। रांझना अब बहुत मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए उस कमरे से निकल जाती है। उसके निकलते ही उसे अस्तित्व दिखता है। वह बैठकर ही सोया हुआ था। अब रांझना की नज़र उसके बॉडीगार्ड पर जाती है जो कुछ दूरी पर ही तैनात थे। वह इधर उधर देखती है। दूसरे साइड की कुछ दूरी पर ही लिफ्ट लगा हुआ था। रांझना मुश्किल से जल्दी चलते ही लिफ्ट के अंदर चली जाती है। इसी के साथ वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाती है। नीचे भी अस्तित्व के बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे, इसलिए रांझना पीछे के दरवाजे से जाती है। वह वहां से किसी तरह निकल ही जाती है। आखिरकार रांझना रोड पर पहुंच जाती है। उसके पैरों में कुछ नहीं था, वह खाली पैर चलती जा रही थी। वह हॉस्पिटल गाउन में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह थोड़ी पागल सी लग रही थी क्योंकि उसकी हालत हद से ज्यादा खराब थी। उसने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलकर रखी हुई थी। वह बिल्कुल बंद होने के कगार पर थी। रांझना रात के अंधेरे में बस चलती ही जा रही थी। आखिरकार वह रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस बार वह टिकट काउंटर पर नहीं जाती क्योंकि उसे पता था कि उसकी भाषा कोई नहीं समझने वाला। रांझना सीधे ट्रेन पर चढ़ जाती है। जब टीटी आता है तो वह वॉशरूम में छुप जाती है। इस वक्त उसे कैसा लग रहा था वो तो बस उसे ही पता थी। उसके सिर में दर्द था, उसे लग रहा था वह कभी भी गिर जाएगी। रांझना को बस उसके पापा की चिंता थी। 3 बजे के करीब रांझना अपने घर अपने गांव पहुंचती है। वह जैसे ही अपने पापा के घर पहुंचती है तो उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि जिस घर में वह आज से पहले रहती आई थी वह जल रहा था। उन्होंने जो गाय, कबूतर और मुर्गी पाल रखी थी वह सब उस आग के लपेटे में जल रहे थे। रामनाथ को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था, वह रो रहे थे। वह चीख चीख कर सबको छोड़ने के लिए कह रहे थे। कुछ लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे मगर फिर भी वह आग उसी तरह से जलता जा रहा था। अपने घर को जलता देखकर रांझना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी गर्म आंसू, क्योंकि अब तक उसका शरीर आग से जल रहा था, तप रहा था। अपने पापा को तड़पते हुए देखकर रांझना भी तड़प उठती है। रामनाथ रोते रोते जमीन पर बैठ जाते हैं। किसान की मेहनत उसके घर में ही तो रहती थी। उसने जितने भी अनाज जमा करके रखे थे सब उस घर के अंदर थे। रांझना धीरे धीरे रामनाथ के पास जाती है। रामनाथ अपने सिर पर हाथ रखे रो रहे थे। रांझना उनके पास जाती है और उनके कंधे पर साथ रखती है। रांझना के चुभन से ही रामनाथ को उसकी पहचान हो जाती है। वह मुड़कर उसे देखते हैं। रामनाथ अपने सिर को पीटते हुए कहता है,
सब कुछ खत्म हो गया रांझा, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। रांझना अपने पापा के आंखों में आंसू देख उनके पास बैठ जाती है। वह अपने पापा के आंसू पोंछते हुए नमे सिर हिलाती है, जैसे वह कह रही हो कि मत रोई, मगर उनके आंसू पोंछते हुए रांझना की खुद की आंखों से आंसू गिर रहे थे। रामनाथ रोते हुए कहते हैं, कैसे कैसे मैं न रोऊं, हमारा पूरा खेत जल गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया, उधर की बर्बादी देखने गए तो इधर सब बर्बाद हो गया। किसान की एकमात्र जिंदगी उसकी खेती होती है और आज तो वही जल गया। रामनाथ बहुत बुरी तरीके से टूट चुके थे। रांझना बस रामनाथ के आंसुओं को पोंछ रही थी, तभी उसे एहसास होता है कि रांझना का हाथ बहुत गर्म है और वह हॉस्पिटल की ड्रेस में है। रामनाथ ये देख रांझना के सिर को छूते हैं, फिर बड़े ही फिक्र से कहते हैं, रांझा, ये आपका शरीर इतना गर्म क्यों और ये आपने हॉस्पिटल के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? रांझना अपने हाथों से इशारा करती है। वह इशारे करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। रामनाथ उसके हाथ और गर्दन को छूते हैं जो आग की तरह तप रहा था। रामनाथ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं, रांझा, आपकी तबीयत खराब है और आप कैसे आए? क्या आप हॉस्पिटल से भाग कर आए हैं? रामनाथ बस सवाल पर सवाल करते जा रहे थे, लेकिन रांझना एक का भी जवाब नहीं दे रही थी। रामनाथ तो अब अपने उस जले हुए घर को, फसल को पूरी तरह से भूल चुके थे। उन्हें रांझना की अब फिक्र हो रही थी और कुछ नहीं। सुबह करीब 6 बजे अस्तित्व की आंखें खुलती हैं। वह इधर उधर देखता है। देखने के कुछ वक्त बाद ही उसे रांझना का ख्याल आता है। अस्तित्व उठकर अंदर जाता है। उसे अंदर कोई भी नहीं दिखता। अस्तित्व जाकर वॉशरूम का दरवाजा नॉक करता है, मगर वह दरवाजा खुला हुआ था। अस्तित्व दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर भी उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र मिरर में सटी नोट पर पड़ती है। अस्तित्व धीरे से उस नोट को लेता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था, जब तक आपको ये नोट मिलेगा मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही थे। मैं अब तक आपसे बदला लेने के लिए ही रुकी हुई थी। गलती आपकी थी, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की। उसके बाद मेरे साथ जो क्रूरता की, वो सबका मैं बदला लेना चाहती थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने ही समीरा को भगाया है। वो तो घर वालों का परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे बहला फुसलाकर भगा दिया। समीरा अभय से प्यार करती थी, इसलिए वो आराम से मान गई। और रही आपकी फैमिली की बात, तो आपकी फैमिली एकदम बुद्धू है जो मेरे चाल को समझ नहीं पाए। खैर, आपको समझ आ गया होगा जब कोई जबरदस्ती करता है तो कैसा लगता है। और हाँ, आज के बाद आप अपनी शक्ल मत दिखाना। गुड बाय, आपकी छोड़ी हुई दुल्हन रांझना। जैसे जैसे अस्तित्व ये पढ़ता है, उसका गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके आंखों में जो अब तक रांझना के लिए फिक्र झलक रही थी, वह एकदम से ही नफरत में तब्दील हो जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH19 तरंग नो रंजाना's ट्रूथ। सब कुछ पढ़ने के बाद अस्तित्व की मुट्ठी कस जाती है। उसके साथ वो कागज भी सिकुड़ जाता है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उस लेटर में ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे जिससे अस्तित्व अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सबसे ज्यादा उसे गुस्सा दिलाने वाली जो लेटर में बात लिखी थी, वह था उसकी फैमिली का बेवकूफ होना। अस्तित्व गुस्से से दांत भींचते हुए अचानक ही वॉशरूम के शीशे पर पंच मारता है। उसके ऐसा करते ही वह कांच चकनाचूर हो जाता है और सीधे अस्तित्व के हाथ में लग जाता है। उसके हाथ से अब टप टप करता हुआ लाल लाल खून टूटे हुए कांच पर टपक रहा था। इस वक्त उसे रांझना का मासूम चेहरा एक बहुत ही झूठा चेहरा लग रहा था। अस्तित्व कुछ पल अपनी आंखें बंद करता है और तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। वह सबसे पहले जाकर CCTV रूम में जाता है, क्योंकि जिस तरह को सिक्योरिटी लगी हुई थी, रांझना इतनी आसानी से तो बचकर नहीं जा सकती थी। अस्तित्व CCTV देखने तो जाता है, मगर CCTV फुटेज सारी डिलीट थी। रांझना जिस फ्लोर पर थी, जिस कमरे में थी, उसकी सारी CCTV फुटेज डिलीट थी। ये देखकर तो अस्तित्व को और गुस्सा आता है। रांझना ने कितने सफाई के साथ उसे धोखा दिया, यही उसके दिमाग में चल रहा था। जिस तरह से दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, उस स्टेज पर दोनों का ही रिश्ता बहुत ही कमजोर था, क्योंकि दोनों ही ना एक दूसरे को जानते थे और ना ही समझते थे। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग तब होती जब दोनों का रिश्ता क्लियर होता। कितने ही दिन हुए थे दोनों को जुड़े हुए, मुश्किल से 1 हफ्ता ही तो बीता था, और इन हफ्तों में दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती जा रही थी। इसमें उनकी गलती नहीं थी, उनके बीच ऐसे हालात ही पैदा होते जा रहे थे कि न चाहते हुए भी अस्तित्व को रांझना पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसने मौका देने का सोचा था, लेकिन फिर एक बार दोनों के बीच ऐसे हालात आ गए जिससे अस्तित्व भरोसा करने से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। ग्राउंड फ्लोर का CCTV फुटेज तक डिलीट हो चुका था।
अस्तित्व गुस्से से अपने पास खड़े बॉडीगार्ड से कहता है, मुझे इस लड़की की जानकारी अभी के अभी चाहिए, जाओ पता लगाओ। फिर क्या था, अस्तित्व की नेटवर्किंग इतनी ज्यादा थी कि बस 10 मिनट में ही उन्हें पता चल गया कि रंजना काशी गई हैं। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ काशी के लिए निकल जाता है। उनकी कार हवाओं से भी तेज चल रही थी, आगे 2 गाड़ी चल रही थी तो वहीं पीछे 2 और बीच में अस्तित्व की कार। करीब 10 बजे अस्तित्व काशी पहुंचता है। वहां भी उसने पहले से ही रंजना का पता लगाने को कह दिया था। अस्तित्व की कार एक तेज ब्रेक के साथ एक जगह पर रुकती है। अस्तित्व अपनी गर्दन घुमाता है तो उसकी नज़र रंजना पर जाती है। रंजना खटिया में लेटी हुई थी, उसकी तबीयत अब भी वैसी ही थी। वह शांति से लेटी हुई थी। उसने इस वक्त एक साड़ी पहनी थी जो गांव के लोगों ने ही उसे दिया था। रंजना की शादी हो चुकी थी इसलिए उसे दूसरा ड्रेस नहीं दिया गया था। उसके आसपास लोग अपने काम में बिजी थे और कभी कभी उसे देख भी रहे थे। रंजना की आंखें खुली हुई थी, वह शांति भरी गांव को देख रही थी, उसके ठंडे हवाओं को फील कर रही थी। अस्तित्व का बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही अस्तित्व कार से बाहर आता है। इतने सारे कार को देखकर वहां लोग जमा से हो चुके थे। लड़कियां तो अस्तित्व को देखकर अपनी आंखें सेक रहे थे। उस गांव में शायद ही इतना हैंडसम लड़का होगा जो बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह लगता है। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी किसी लड़के को न देखा हो। अस्तित्व के कदम सीधे रंजना की ओर ही बढ़ते जा रहे थे। वह जैसे ही रंजना के पास पहुंचता है, रंजना भी शोर सुनकर उस ओर देखती है। अस्तित्व को देखकर वह थोड़ी सी डर जाती है। रंजना उठकर बैठ जाती है। अस्तित्व कुछ पल उसे देखता है, रंजना भी उसे ही देख रही थी। अस्तित्व अचानक ही उसके हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। रामनाथ अभी खेती से आए हुए थे। वह जब देखते हैं कि कोई रंजना को खींचते हुए लेकर जा रहा है तो वह दौड़कर जाते हैं। रामनाथ ने आज तक अस्तित्व को नहीं देखा था और न ही मिला था। रामनाथ जल्दी से जाकर रंजना का हाथ पकड़ते हैं और अस्तित्व से पूछते हैं, कौन है आप और मेरी बेटी को ऐसे जबरदस्ती कहाँ लेकर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रंजना मुड़कर अपने पापा को देखती है, वहीं अस्तित्व भी रामनाथ को देखता है। रंजना रामनाथ को आंखों ही आंखों से कुछ कहती है जो रामनाथ तुरंत समझ जाते हैं। वह रंजना के हाथ को छोड़कर कहते हैं, दामाद जी आप माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं था। अस्तित्व अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, अब तो पहचान लिया ना आपने, तो अब मैं आपकी बेटी को लेकर जाऊं। रामनाथ तुरंत कहते हैं, हाँ दामाद जी, आप मेरी बेटी को लेकर जा सकते हैं। ये सुनते ही अस्तित्व रंजना को कार में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, रामनाथ खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है, दामाद जी अगर आप बुरा न माने तो क्या आप हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका देंगे? वो क्या है ना, आज आप पहली बार यहाँ आए हैं तो ऐसे जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अस्तित्व अपना गुस्सा इस वक्त रामनाथ के सामने नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसे बड़ों की इज्जत करनी आती थी। वह गुस्सा तो सिर्फ रंजना पर था। अस्तित्व फिर एक बार अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांति से कहता है, आज नहीं, हम फिर कभी आएंगे। वो मुझे बहुत जरूरी काम है। रामनाथ जल्दी से कहते हैं, ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं। रंझा अपना ठीक से ख्याल रखना। रामनाथ अस्तित्व के साथ साथ रंजना को भी कहते हैं। अब अस्तित्व ड्राइवर को चलने का इशारा करता है, उसी के साथ उनकी कार वहां से चली जाती है। रंजना अस्तित्व को कभी कभी देख रही थी, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अस्तित्व को पता कैसे चला कि वो यहाँ आए हैं। वहीं अस्तित्व तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसने खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। अस्तित्व का ध्यान जरा भी रंजना पर नहीं था और न उसे यह ध्यान था कि रंजना उसे ही देख रही है। वो तो बस उस लेटर को याद कर रहा था। रंजना की तबीयत में थोड़ा सुधार हो चुका था और यह जड़ी बूटियों का कमाल था। जड़ी बूटी की जो उसे दवाई दी गई थी उससे थोड़ा बहुत उसे राहत मिल गई थी। बेंगलोर रात के करीब 8 बजे अस्तित्व रंजना को अपने फार्म हाउस लेकर आता है। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, अस्तित्व रंजना की ओर मुड़कर अचानक से ही उसके जबड़े को पकड़ लेता है। रंजना हैरान और दर्द से अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व रंजना को गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगा इतना कुछ करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जैसे जैसे वह बोलते जा रहा था उसकी पकड़ उतनी ही तेज होती जा रही थी। अस्तित्व फिर से गुस्से से कहता है, क्या कहा था तुमने? मेरी फैमिली बेवकूफ़ है जो तुम्हारी इस मासूम शक्ल को पहचान न पाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी फैमिली के बारे में ये सब बोलो। रंजना तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। उसे तो अस्तित्व की कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। अस्तित्व अचानक से ही उसके जबड़े को छोड़ देता है जिसकी वजह से रंजना सोफे पर गिर जाती है। अस्तित्व उसके ऊपर झुकता है। उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर अस्तित्व कहता है,
मेरी वाइफ हो न तुम, तो आज से वाइफ की सारी ड्यूटी तुम करोगी। रांझना बस एकटक उसके आंखों में देख रही थी। अस्तित्व थोड़ा जोर से चिल्लाता है, तरंग, इस घर के सभी सर्वेंट को हमेशा के लिए छुट्टी दे दो, आज और अभी से ये लड़की काम करेगी। घर सफाई करने से लेकर मेरे कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ वाइफ का काम तो यही होता है। रांझना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अस्तित्व फिर से कहता है, मेरे आने तक खाना रेडी हो जाना चाहिए। इतना कहते ही अस्तित्व उसके ऊपर से हट जाता है और सीधे अपने कमरे की ओर चला जाता है। रांझना बस वही लेटी रह जाती है। तरंग अस्तित्व के जाने के बाद रांझना को देखता है और निराश होकर कहता है, क्यों क्या भाभी आपने ऐसा? क्या आपको अस्तित्व का केयर अच्छा नहीं लग रहा था? कल तक वो आपके लिए कितना परेशान थे, सब कुछ ठीक था, फिर इस तरह का गंदा खेल खेलकर आपको क्या मिला? रांझना अब तरंग को देखती है। तरंग आगे कहता है, आपको अस्तित्व को इस तरह से धोखा नहीं देना चाहिए था। आपको उनकी फीलिंग की कद्र करनी चाहिए थी। आपको पता है जिस दिन दीक्षित फैमिली आपको लेकर जाने की बात कर रहे थे, तब अस्तित्व का क्या डिसीजन था? रांझना क्यूरियस होकर तरंग को देखती है क्योंकि वह खुद अस्तित्व का जवाब सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी। तरंग कहता है, उसने कहा था कि वो आपके साथ रहेगा, उसने जो गलती की है उसे अपनाएगा, चाहे जो भी हो जैसे भी हो, आप उसकी वाइफ है इसलिए वो आपको अपनी वाइफ का दर्जा देगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसके जज्बातों को चकनाचूर कर दिया। एक बदले के चलते आपने सब कुछ बिगाड़ दिया है भाभी। अब वह चाहकर भी आपको अपनी वाइफ नहीं मान पाएगा। भले उस बार गलती अस्तित्व की थी, लेकिन इस बार आपने गलती की है। तरंग भी आज रांझना से बहुत ज्यादा नाराज लग रहा था। वह अपने दोस्त को जानता था। उसका दोस्त भले ही खड़ूस किस्म का हो, मगर वो दिल का बहुत अच्छा है। जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उसके ऊपर अपना पूरा प्यार लुटाता है। तरंग अब वहां से जाने वाला होता है कि तभी रांझना जल्दी से उठकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। तरंग रांझना को देखने लगता है। रांझना अपने हाथों से इशारा करती है। तरंग को कुछ समझ नहीं आता कि रांझना क्या कर रही है। तरंग कंफ्यूज्ड था। रांझना अपनी जीभ दिखाती है और हाथों से न करती है। तरंग थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। तरंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो क्या आप बोल नहीं सकती? रांझना जल्दी से अपना सिर हिलाती है। ये सुनते ही तरंग के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से रांझना को देखता है, पर एकदम से वह रियलिटी में आकर कहता है, आप फिर से कोई गेम खेल रही हैं? रांझना जल्दी से नमे सिर हिलाती है। तरंग तुरंत कहता है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप सच कह रही हैं या झूठ? रांझना कुछ पल सोचती है, फिर इधर उधर देखती है। वह अचानक से ही तरंग के हाथ से फोन लेकर टाइप करती है। वह कुछ टाइप करके उसे दिखाती है। तरंग फोन में देखता है जिसमें लिखा है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप दादी, माँ या मेरे पापा से पूछ सकते हैं, या फिर आपकी तो इतनी बड़ी नेटवर्क है, आप पता भी लगा सकते हैं। मैं सच कह रही हूँ। अगर मैं सच नहीं कह रही तो क्या आपने कभी मुझे बोलते हुए सुना है? तरंग रांझना को देखता है। ये बात तो सच थी कि उसने कभी रांझना को बोलते हुए नहीं सुना था। तरंग को तो एक पल के लिए फिर से लगा कि वह झूठ बोल रही है। तभी तरंग किसी को कॉल करता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है। कुछ 10 मिनट में ही उसके फ़ोन में रांझना की कॉलेज की एक सर्टिफिकेट आती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि रांझना डम है। तरंग को तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इतनी प्यारी सी लड़की खड़ी है वो बोल नहीं सकती। तरंग टेंशन में जल्दी से जाकर पानी को एक सांस में पी लेता है। वह एक गहरी सांस लेता है और फिर से रांझना को देखता है। रांझना को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह बोल नहीं सकती। तरंग के लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल था। तरंग थोड़ा हकलाते हुए कहता है, ये इसका मतलब अस्तित्व जब आपको जबरदस्ती शादी करने के लिए लेकर जा रहा था तो आप इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी? रांझना जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनते ही तरंग अब फिर से एक सांस में पानी पी लेता है। तरंग अब सब कुछ सोचते हुए पूछता है, तो आपने अस्तित्व से बदला लेने के लिए ये सब क्यों किया? रांझना जल्दी से उसके पास जाती है और अपना हाथ आगे करती है। रांझना के हाथ को देखकर जैसे तरंग उसके बातों को समझ जाता है। वह अपना फोन रांझना की ओर बढ़ा देता है। रांझना उसमें टाइप करती है। वह टाइप करके तरंग की ओर फिर से फोन बढ़ा देती है। तरंग उसे पढ़ता है, आप दोनों को क्यों लगता है कि मैं बदला ले रही थी? और मैंने ऐसा कब कहा कि उनकी फैमिली बेवकूफ़ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तरंग असमंजस से रांझना को देखता है। वह अपने पॉकेट से वही लेटर लेकर रांझना को दिखाता है। रांझना जैसे जैसे वह सब कुछ पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वह तो ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती है। रांझना अब हैंडराइटिंग पर गौर करती है और फोन पर टाइप करके तरंग को देती है।
ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। ये देखकर तरंग उसे देखता है। रांझना वहां पर रखा एक पेपर और पेन उठाकर कुछ लिखती है और तरंग को दिखाती है। तरंग दोनों हैंडराइटिंग को मैच करता है तो देखता है कि सच में दोनों ही अलग अलग है। अब तरंग को रांझना पर पूरा भरोसा हो जाता है। अब तरंग को समझ आता है कि रांझना के न बोलने की वजह से कोई उन दोनों के बीच दरार ला रहा है। अब दोनों में से कोई कुछ कहता तभी अस्तित्व वहां आ जाता है। वह दोनों को बहुत बुरी तरह से घूरता है। रांझना अपना सिर झुका लेती है। अस्तित्व बहुत ही सख्ती से कहता है, मैंने खाना बनाने के लिए कहा था, यहाँ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। आखिर में अस्तित्व थोड़ा चिल्ला पड़ता है जो पूरे हॉल में गूंज उठती है। अस्तित्व को इतना गुस्से में देख तरंग उसे सब कुछ बताने के लिए अपना कदम बढ़ाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH20 एस्टिव्स क्रूअल्टी। तरंग अस्तित्व को बताने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रांझना उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी वक्त अस्तित्व का भी ध्यान एक नोटिफिकेशन की वजह से हट जाता है। तरंग पीछे मुड़कर रांझना को देखता है। रांझना जल्दी से न में सिर हिलाती है। तरंग ये देखकर हैरान हो जाता है। रांझना अस्तित्व से अपना सच छुपा रही थी, लेकिन क्यों, ये तरंग को समझ नहीं आ रहा था। वो सवाल तो करना चाहता था मगर तभी अस्तित्व भी अपना फोन देखने के बाद फिर से दोनों की ओर देखता है। रांझना तुरंत तरंग के हाथ को छोड़ देती है और अपना सिर झुका लेती है। अस्तित्व कहता है, ऐसे स्टैचू बनकर क्यों खड़े हो? मैंने पूछा डिनर कहाँ है? तरंग आगे आते हुए कहता है, अस्तित्व, वो इसे खाना बनाना नहीं आता। अगर बना भी लेगी तो वो खाने लायक नहीं होगा। ये सुनते ही अस्तित्व रांझना को गुस्से से घूरता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, बदला लेना अच्छा से आता है लेकिन खाना बनाना नहीं आता। रांझना चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। अस्तित्व कहता है, कल दोनों से कहो कि इसे खाना बनाना सिखाए फिर चले जाए, और अभी मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दो। तरंग जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और अपना फोन से खाना ऑर्डर करने के लिए ऐप खोलता है। तरंग अस्तित्व को देखकर कहता है, क्या क्या ऑर्डर करूं? अस्तित्व खाने का नाम बताता है। तरंग सब कुछ सुनने के बाद कहता है, दो करके ऑर्डर कर दूं। अस्तित्व उसे घूरते हुए कहता है, दो क्यों? मैं क्या भूख कर हूं? तरंग जल्दी से न में सिर हिलाता है और कहता है, नहीं वो भाभी। अस्तित्व तुरंत कहता है, कोई जरूरत नहीं है, खाना बनाना नहीं आता तो भूखे रहे और उसे भाभी बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। तरंग लाचारी से रांझना को देखता है। रांझना अब भी चुप थी। तरंग सब ऑर्डर करता है। अस्तित्व वहीं बैठ जाता है। जब खाना आता है तो अस्तित्व प्लेट में निकाल कर उसे खाने लगता है। रांझना को खाने की सुगंध आ रही थी। वह वहां खड़ी होकर चोर नजरों से खाने को देख रही थी। खाना सच में बहुत डिलीशियस लग रहा था। रांझना के मुंह में तो पानी आ रहा था। जिस तरह से अस्तित्व खा रहा था वह देखकर तो वह अपने लार को गटक रही थी। अस्तित्व पूरा खाना नहीं खा पाता और छोड़कर अपने कमरे में जाने लगता है। रांझना तो चोर नजरों से उस खाने को ही देख रही थी। तभी अस्तित्व की आवाज उसके कानों में गूंजती है, ये सब फेंक कर मेरे कमरे में आओ। रांझना ये सुन बस उसे देखती है, पर अब तक अस्तित्व वहां से जाने लगा था। रांझना जाकर सब कुछ उठाती है। वह किचन में ले जाकर डब्बे में रखा खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसके पास वक्त नहीं था, उसे अस्तित्व के कमरे में भी जाना था, इसलिए वह बहुत ही जल्दी जल्दी खा रही थी। एक बार में इतना ठूस लेने से रांझना एकदम से खांसने लगती है। तभी उसकी ओर कोई पानी बढ़ा देता है। रांझना जल्दी से पानी लेकर पीती है। फिर उस इंसान को देखती है। तरंग उसे बेबसी से देख रहा था। तरंग कहता है, आप खुद की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रही हैं? अगर अस्तित्व सच जान जाता तो वो आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। फिर आपने सच्चाई बताने क्यों नहीं दी? रांझना पहले तो सारा खाना खत्म करती है, फिर अपना हाथ मुंह धोकर तरंग के पास आ जाती है। रांझना अपना हाथ बढ़ाती है। तरंग समझते ही तुरंत अपना फोन उसे बढ़ा देता है। रांझना कुछ टाइप करती है और उसकी ओर बढ़ा देती है। तरंग उसे देखता है। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि अब भी मैं कोई गेम खेल रही हूँ। अगर आप उन्हें प्रूफ भी देंगे तब भी वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें ये सच्चाई खुद पता चले यही सही रहेगा। आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए। तरंग रांझना को देखता है, फिर फिक्र से कहता है, लेकिन वो अभी आपको टॉर्चर करेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। रांझना स्माइल करती है और उससे फोन लेकर टाइप करके देती है। तरंग फिर से फोन में देखता है, उसमें लिखा था, इट्स ऑक, बट उन्हें टॉर्चर करना अच्छे से नहीं आता, उन्हें बहुत जल्दी तरस आ जाता है, इसलिए तो खाना छोड़कर चले गए, जूठा तक नहीं किया ताकि मैं खा पाऊं। ये पढ़ते ही तरंग के होठों पर स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए रांझना को देखता है। रांझना भी मुस्कुरा रही थी। तरंग को पता था कि अस्तित्व होटल वाले खाने को ऐसे ही खाता है। उसने रांझना के लिए नहीं छोड़ा था।
उसकी पहले से वैसी ही आदत थी जो रांझना उसे पॉजिटिविटी से ले रही थी। तरंग भी रांझना को सच बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे कुछ नहीं कहता। रांझना अब वहां से अस्तित्व के कमरे में जाती है। अस्तित्व बेड पर लेटा हुआ था। रांझना उसे देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम बढ़ ही रहे थे तभी उसके कानों में अस्तित्व की आवाज आती है। इतनी देर खाना फेंकने गई थी या मरने गई थी? रांझना को उसकी बात सुनकर बुरा लगता है। वह उसी जगह खड़ी हो जाती है। अस्तित्व अपनी आंखें खोलता है और उसे घूरते हुए कहता है, अब वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ और मेरे पैर दबाओ। रांझना चुपचाप बेड पर बैठती है। वह अस्तित्व के पैर को छूती है। तभी अस्तित्व को एहसास होता है कि रांझना का शरीर बहुत गर्म है। उसके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे कब से चूल्हे में थे और उन्हें अभी निकाला हो। एक पल के लिए तो अस्तित्व को लगा कि वह रांझना को मना कर दे, मगर जैसे ही उसे वो लेटर याद आता है तो वह अपनी आंखें बंद करता है और रांझना जो कर रही है उसे करने देता है। रांझना को अब अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगने लगती है। उसने कोई दवाई भी अब नहीं ली थी जो कि उसे लेना चाहिए था। रांझना अपनी खराब तबीयत के बावजूद चुपचाप अस्तित्व के पैर को दबा रही थी। अस्तित्व को भी काफी अच्छा लग रहा था। वह उस मालिश का आनंद लेते लेते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह अस्तित्व की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नजर रांझना पर जाती है। रांझना अस्तित्व के पैर को पकड़कर सो रही थी। उसका चेहरा सोते हुए बहुत ही मासूम सा लग रहा था। एक पल के लिए तो अस्तित्व उसके चेहरे पर ही खो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आता है वह झट से अपने पैर हटाता है, जिससे रांझना की नींद खुल जाती है। वह अस्तित्व को देखकर उठकर बैठ जाती है। अस्तित्व कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं रखा है। रांझना सिर झुका लेती है। अस्तित्व उठकर कबर्ड से कपड़े निकालता है और रांझना के मुंह पर फेंककर कहता है, जब तक मैं वॉशरूम से बाहर आऊं तब तक मेरा ड्रेस प्रेस होना चाहिए। बोल वह वॉशरूम चला जाता है। रांझना को प्रेस करना नहीं आता था, पर उसने एक बार हिमांशी को प्रेस करते हुए देखा था, इसलिए वह अस्तित्व का शर्ट लेकर बेड पर रखती है और प्रेस मशीन को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर प्रेस करने लगती है। वह अभी गर्म नहीं हुआ था, वह वैसे ही प्रेस करती है तो वो नहीं होता। रांझना ये देख परेशान होकर अपने हाथ को झटकती है, जिसकी वजह से एक फ्लावर पॉट गिर जाता है। रांझना एकदम से सहम जाती है। वह जल्दी से फ्लावर पॉट को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। तब तक प्रेस मशीन भी पूरा गर्म हो जाता है और अस्तित्व का कपड़ा जल जाता है। रांझना को जलने की स्मेल आती है। वह बैग की ओर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रांझना जल्दी से दौड़कर जाती है और वह प्रेस मशीन उठाकर स्विच ऑफ कर देती है। वह कपड़े को जला हुआ देखकर अपने किस्मत को कोसने लगती है। जब भी वह कुछ करने जाती थी उसके साथ हमेशा उल्टा ही होता था। रांझना कुछ भी करती उससे पहले वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अस्तित्व एक टॉवल में बाहर आता है। अस्तित्व को देखते ही रांझना की नज़र उस पर टिक जाती है। ब्लैक कलर की टॉवल में अस्तित्व काफी ज्यादा हैंडसम और हॉट दिख रहा था। कोई लड़की उसे ऐसे देखे तो देखता ही रह जाए। रांझना भी तो लड़की ही थी और सामने खड़ा इंसान उसका अपना हस्बैंड था, फिर वह क्यों न देखती? उसका मन क्यों न पिछलता? अस्तित्व अपने बाल सुखाकर अच्छे से बनाता है और रांझना से थोड़ी सख्त आवाज में कहता है, मेरे कपड़े लाकर दो। रांझना एकदम से होश में आती है। अस्तित्व उसे देख नहीं रहा था। रांझना को अब डर लगने लगता है, क्योंकि ड्रेस का तो उसने ऐसा हाल कर दिया था कि वह तो गरीब भी नहीं पहनेगा। फिर एक बार उसे अस्तित्व की तेज आवाज सुनाई देती है, बहरी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? कपड़े लाओ जल्दी। रांझना डर की वजह से जल्दी से वो कपड़े ले जाकर अस्तित्व को देती है और अपना सिर झुका लेती है। वह नर्वसनेस और डर की वजह से अपने उंगलियों को उलझा रही थी। अस्तित्व जैसे ही कपड़ों को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जहां अस्तित्व का शर्ट ऊपर में जला हुआ था तो वहीं उसका पेंट बहुत गलत जगह पर जला हुआ था। अस्तित्व गुस्से से ड्रेस को फेंकता है और रांझना के पास आकर उसके हाथ को पीछे की ओर मोड़ देता है। रांझना को बहुत तेज दर्द होता है। अस्तित्व उसके हाथ को और मोड़कर कहता है, मेरे कपड़े जलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे नहीं मानोगी। अस्तित्व उसे खींचते हुए लेकर जाता है और प्रेस मशीन को ऑन करके उसके हाथ में लगा देता है। रांझना को बहुत जोर से चीखने का मन करता है, मगर वह चीख नहीं पाती। ज्यादा मिनट नहीं, कुछ सेकंड में ही अस्तित्व उसके हाथ से वह हटाकर बेड पर धक्का देता है। रांझना की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वह नम आंखों से अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व उसे कुछ पल देखता है और फिर उससे नजरें हटा लेता है। अस्तित्व अब अपने कबर्ड के सारे कपड़े निकालकर नीचे फेंकते हुए कहता है, ये सारे कपड़े धुल जाने चाहिए, समझ आया? और हाँ, कपड़े धोने के बाद पूरा घर भी तुम साफ करोगी। इतना बोल वह चेंजिंग रूम में जाता है और कुछ देर में रेडी होकर वह उस कमरे से ही निकल जाता है।
रांझना अपने हाथ को देखती है जो हल्का जला हुआ था। वह बैठकर अपने आंसू पोंछती है और सारे कपड़े उठाकर उसे वॉशरूम में धोने के लिए लेकर जाती है। पूरे कबर्ड के सारे कपड़े, 100 से भी ज्यादा कपड़े होंगे, वो सब रांझना अब धोने लगी थी। उसके हाथ में साबुन से जलन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वह कर रही थी। सुबह से दोपहर हो जाती है, तब जाकर रांझना सारे कपड़े धोकर खत्म करती है। तभी उसे बॉडीगार्ड की आवाज आती है। रांझना बाहर निकलती है। बॉडीगार्ड के हाथ में खाने की पैकेट थी। वह बॉडीगार्ड रांझना को देखकर कहता है, ये आपके लिए। रांझना वो सारे पैकेट लेती है। बॉडीगार्ड वहां से जाता है। रांझना तुरंत वही बैठकर खाने लगती है। इतना काम करने के बाद उसे भूख तो लग ही रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगती है। सुबह का नाश्ता भी तो उसने नहीं किया था। रांझना जब खाना खत्म करती है तो दीवार से सटकर कुछ पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसे वही बैठे बैठे नींद आ जाती है। उसका हाथ अभी भी धुला हुआ नहीं था और खाने के खाली बॉक्स वही पड़े हुए थे। वह बस कुछ 15 मिनट ही सोई थी, तभी उसे मक्खियां परेशान करने आ जाती हैं। उसके चेहरे पर बार बार वह बैठने लगती है, जिसकी वजह से रांझना की नींद खुल जाती है और वह अपने काम को याद करके सब कुछ उठाती है और फिर से काम में लग जाती है। उस घर को अकेले साफ करना इतना भी आसान नहीं था। वह बहुत बड़ा घर था। पहले सिर्फ घर को साफ करने के लिए 5 सर्वेंट हुआ करते थे और आज रांझना उन 5 का काम अकेली कर रही थी। रांझना अपने काम में पूरा दिन लगी रही। वह जब घर साफ करना पूरा कर लेती है तो 2 सर्वेंट उसे खाना बनाना सिखाते हैं। वह दोनों लगातार रांझना को सब कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने ऑलमोस्ट उसे 50 डिश बनाना सिखा दिया था और रांझना सीख भी गई। वह थकी हुई जरूर थी, मगर उसका कंसंट्रेट उसी में था। वह खुद से खाना बनाती भी है और टेस्ट भी करती है, जो सच में काफी अच्छा बना था। ये सब करते करते अस्तित्व भी वापस आ जाता है। आते ही वह फ्रेश होकर उसे खाना मांगता है। रांझना उसे खाना सर्व करती है। अस्तित्व खाने की प्लेट को देखता है, फिर रांझना को देखता है। रांझना की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसकी आंखें तक बंद होने के कगार पर थी। अस्तित्व उसे इग्नोर करता है और खाना खाने लगता है। खाने के बाद वह कहता है, ये सब धो देना। इतना बोल वह चला जाता है। रांझना सब ले जाकर किचन में जाती है और सब कुछ धो देती है। अब रांझना की इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वह एक कदम भी बढ़ा पाए। रांझना वही किचन की ठंडी जमीन पर लेट जाती है। वहीं ऊपर अस्तित्व सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था, पता नहीं क्यों, मगर उसे रांझना को ऐसा देखकर जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। वह रांझना को सजा दे रहा था, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। अस्तित्व की नज़र अचानक से ही प्रेस मशीन पर चली जाती है। उसने जो गुस्से से सुबह रांझना के साथ हरकत की थी, वह उसे याद आने लगता है। उसे रांझना के आंसू याद आने लगते हैं। अस्तित्व गुस्से में किस हद तक गिर जाता है वह खुद ये समझ नहीं पाता। नशे में रहने पर भी उसे होश रहता था, लेकिन गुस्से में रहने पर उसे कोई होश नहीं रहता था। अस्तित्व उठकर जाता है और वह प्रेस मशीन को ऑन करके खड़ा हो जाता है। वह उस मशीन को देखते हुए सिगरेट के कस लिए जा रहा था। जब वह प्रेस मशीन गर्म होकर एकदम लाल हो जाता है तो अस्तित्व सिगरेट फेंकता है और उसे पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। वह अपने शर्ट को फोल्ड करता है और प्रेस मशीन को उठा लेता है। रांझना के दर्द भरे चेहरे को याद करके अस्तित्व उस प्रेस मशीन को अपने हाथ में रख देता है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।